नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 31 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 31 अगस्त के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विजिंजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वो है दोस्तों प्रत्याशा और करुण्या। अब प्रत्याशा को तैनात किया जाएगा एर्नाकुलम में और करुण्या को तैनात किया जाएगा कोझिकोड में। बात करें प्रतीक्षा की, तो प्रतीक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला है। इन्हें रुपए 6.08 करोड़ की लागत के साथ समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है। नाव को भारतीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिपिंग के भारतीय रजिस्ट्री के विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया है। बात करें केरला की, तो ये रहा दोस्तों मैप में केरल। बात करें केरल की, तो केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पुडुचेरी राज्य का मयस्सी नाम से जाना जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थी। जुलाई 1949 में तिरुवंतपुर और कोच्चिन रियासतों को जोड़कर तिरुकोच्ची राज्य का गठन किया गया। उस समय मालाबार प्रदेश मद्रास राज्य, जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु कहलाता है, का एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्ची के साथ मालाबार को भी जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार एक केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है और स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह जो डेटा है, यह है दोस्तों 2001 की जनगणना के आधार पर। और यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य भी कौन सा है दोस्तों? केरल है। और केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम और वहां का सबसे बड़ा शहर भी है तिरुवनंतपुरम। और वहां की जो राजभाषा है दोस्तों वो है मलयालम। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और वहां की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। और जो वहाँ का विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनीय विधानमंडल है, जिसके विधानसभा में 140 सीटें हैं। और केरल से राज्यसभा के लिए 9 सीटें और लोकसभा के लिए यहाँ से दोस्तों 20 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। और शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर सेवा करने वाले पहले व्यक्ति हैं दोस्तों। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तब वह देश के सबसे कम उम्र यानी कि 52 वर्ष के प्रधानमंत्री बने थे। अब शिंजो आबे ने
जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो ये है दोस्तों मैप में जापान। बात करें जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों सूर्योदय। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो हैं। बौद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म है और जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी हैं। यहाँ की राजभाषा जापानी है। जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो और टोक्यो ही जापान का सबसे बड़ा नगर है और वहाँ की राजभाषा है जापानी और वहाँ के निवासियों को भी बोला जाता है जापानी। और वहाँ की जो सरकार है उसका प्रकार है दोस्तों संसदीय प्रणाली एवं संवैधानिक राजतंत्र सरकार। और वहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं दोस्तों नारुहितो। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने पद से दोस्तों अभी इस्तीफा दिया है। और जापान की जो मुद्रा है दोस्तों वो है येन। अगला करंट अफेयर है, गोवा में 20 नवंबर से आयोजित होगा 51वां IFFI महोत्सव। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना है। अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और अधिक बढ़ावा देना है। चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 95.03 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा निकाला गया है जो 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा। इस कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय कार्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित करेंगे। एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक सॉल्यूशंस आम जनता के लिए आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन का काम करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर, नौकरियां और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के कार्यों को स्टार्टअप के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए तालों की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुरू किया गया है। अब बात करें स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के बारे में, तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक YouTube चैनल शुरू किया गया है जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं विकास करने के लिए एक ऑनलाइन उद्यमशीलता मानसिकता EMC बूट कैंप का आयोजन किया है। बूट कैंप 10 जून 2020 को 8 साझेदार संगठनों की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुआ है और 26 अगस्त 2020 को 14 बेंचों के साथ समाप्त हुआ है जिसमें प्रत्येक में 25 से 32 छात्र शामिल थे। 25 मार्च 2020 से लगे लॉकडाउन के कारण स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल लर्निंग का विकल्प चुना है। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों? दिल्ली सरकार ने। अगला करंट अफेयर है, सुश्री सुधा पैनोली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाना है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, सुश्री सुधा पैनोली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। सुश्री सुधा पैनोली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS की पहली NAT पुरस्कार विजेता हैं। वह अपनी स्थापना के बाद से
EMRS कलसी देहरादून उत्तराखंड के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत हैं। उन्हें इस प्रकार के लिए एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम, कौशल विकास कार्यशालाएं और इसी तरह के अन्य पहलुओं के लिए अभिनव प्रयोगों के लिए चुना गया है। अगला करंट अफेयर है, पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है दोस्तों। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया है। इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का विकास राज्य GIS प्रणालियों के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली के समेकन द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में इस प्रणाली को 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। अभी इस प्रणाली को इसे भूमि के पहचान एवं खरीद का एक प्रभावी पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद में सुधार किया जाएगा। औद्योगिक सूचना प्रणाली IS पोर्टल के बारे में अगर बात करें तो यह सभी राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टरों तक का GIS सक्षम डेटाबेस है और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3300 से अधिक औद्योगिक पार्कों का मानचित्रीकरण किया गया है। इसमें वन, ड्रेनेज, कच्चा माल हीट मैप्स, कृषि संबंधित बागवानी, खनिज स्तर, कनेक्टिविटी के विविध स्तर शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार ने बढ़ाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी और 2008 यानी कि आज यह राशि 12 साल के बाद दोबारा से बढ़ाई गई है दोस्तों। बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में पुरस्कार राशि में वृद्धि की तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार को 5 लाख रुपए दिए जाते थे और उन्हें नकद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को 5 लाख रुपए की बजाय अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को अब 5 लाख रुपए के बदले में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों ड्वेन ब्रेवो। तो ये हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो। तो जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। ब्रेवो ने रहकेम कार्नवाल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया। ड्वेन ब्रेवो ने क्रिकेट का सबसे छोटे प्रारूप के 459वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद सुनील नारायण 383 विकेट, उसके बाद इमरान ताहिर 374 विकेट और उसके बाद आते हैं सोहेल तनवीर जिनके 356 विकेट हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ड्वेन ब्रेवो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला करंट अफेयर है, केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक अंतरिम जो महाप्रबंधक हैं उन वेनेसा पापस लेंगे। तो केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ब्लैक पैंथर यानी कि स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों
स्टार चैडविक बॉसमैन, जिन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता था। तो 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी से सबसे बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने फ्लॉयड लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका भी निभाई थी। दोस्तों, अभिनेता ने कई अन्य हाई प्रोफाइल जीवनी वाली भूमिका निभाई, जैसे कि ड्रामा 42 में बेसबॉल के जैकी रॉबिन्सडे, मार्शल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थरगुड मार्शल और गेट ऑन अप में सोल आइकन जेम्स ब्राउन के रूप में उन्हें अपनी भूमिकाएं निभाई थी। तो चैडविक बॉसमैन, जिन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता था, उनका अब निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है दोस्तों 29 अगस्त को। तो जी हाँ दोस्तों, हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानों के साथ सम्मानित किया जाता है। बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया गया। 2012 में यह घोषणा की गई कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी का स्टार या हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे। तो ये थे दोस्तों 31 अगस्त के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं 31 अगस्त के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 31 अगस्त 1919 को अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 31 अगस्त 1947 को हंगरी में सत्ता पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया था और 31 अगस्त 1957 को फेडरेशन ऑफ मलाया, वर्तमान में मलेशिया को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। 31 अगस्त 1919 को मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम का भी जन्म हुआ था। 31 अगस्त 1994 को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की थी। 31 अगस्त 1997 को ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी डोडी अल्फायद पेरिस में एक कार दुर्घटना में मारे गए। उनकी कार एक फुटपाथ से जा टकराई थी। उस समय डायना की उम्र सिर्फ 36 साल थी। तो ये थे दोस्तों 31 अगस्त की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत एक्सिस बैंक के द्वारा की गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वालों के नाम है मनीष ममगई, साक्षी आर्या, दीनू कार्की। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है सुनील नारायण, इमरान ताहिर, ड्वेन ब्रेवो, सोहेल तनवीर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है,
हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए एक वीकली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं दोस्तों, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो हर संडे सुबह 11 बजे वीकली करंट अफेयर्स के क्विज में वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, या आपके हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।